हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी। और जैसे आपको पता है, मेरा नाम है मनीष चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आता है हमारा पार्ट 4 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है ये उसके अंदर आता है, और इसके आर्टिकल है हमारे 36 से लेके 51 तक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करता है। लेकिन किसको दिए गए? स्टेट पॉलिसी, यानी कि कोई भी स्टेट के आप ऑर्गन देखो तो कितने ऑर्गन होते हैं स्टेट के ऑर्गन होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। तीन ऑर्गन होते हैं। तो ये तीनों जब भी कोई पॉलिसी बना रहे हैं, सबसे मेजर पॉलिसी कौन बनाता है? लेजिस्लेचर पॉलिसी बनाता है। कहने का मतलब ये, तो जब भी लेजिस्लेचर कोई भी पॉलिसी बनाए तो वो इन चीजों का ध्यान रखे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं, यानी कि इस चैप्टर 4 के अंदर जो मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो हमारे डीपीएसपी, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीपीएसपी। ये डीपीएसपी अडॉप्ट कहां से किए गए हैं? ये लिए हैं हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। तो उसमें से एक है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से डीपीएसपी लिए गए हैं। अब एक चीज याद रखना, डीपीएसपी को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, और एक गांधीयन प्रिंसिपल। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं, यानी कि कुछ सेक्शंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल को शो करते हैं। कुछ आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को शो करते हैं, कुछ आपके गांधीयन प्रिंसिपल को शो करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल का मतलब जो गांधी की फिलॉसफी थी उसको। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्लासिफाई नहीं किया गया ऐसे। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, लेकिन हम उसको समझते ऐसे हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये कुछ इस तरीके के प्रिंसिपल है जो तीन कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 47, 48 में देखने को मिल जाएगा। ओके, आगे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कौन सा आर्टिकल जो है गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने ये जो डीपीएसपी है इसको कहा है नोवल फीचर, कि ये ऐसे फीचर हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, जो इंडिया की फिलॉसफी है, इंडिया की पॉलिसी है, इंडिया के डेवलपमेंट में जो काम आएगी। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला है? नोवल फीचर है ये। अब डीपीएसपी में हमने डीपीएसपी लिया क्यों है? देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या हमारा सोशल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का था कि ये पॉलिसीज उस टाइम पर हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए यहां पर कुछ चीजें डीपीएसपी में मेंशन कर दी गई थी कि आप जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, सोसाइटी थोड़ी सेटल हो जाएगी, क्योंकि हमारा अभी 1947 में पार्टीशन हुआ है, तो वैसे वैसे आप जब भी पॉलिसी बनाएंगे तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा अपनी पॉलिसी बनाते हुए। अभी आपको पता चलेगा आगे सारी की सारी चीजें। ठीक है, नाउ अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो डीपीएसपी है ये ओरिजिनली आप देखेंगे तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जो आपने मेरी पुरानी वीडियोस है उसमें भी देखा होगा, ये मैंने आपको वहां पर पढ़ाया है। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से मेंशन था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसी को आज दूसरी लैंग्वेज में देखें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1935 में भी था। ओके, अब बात करते हैं कि जो हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होता है हमारा 36 से लेके आपका 51 तक। तो 36 क्या कहता है? तो आर्टिकल 36 जो है वो सेम बात करेगा आर्टिकल 12 की। क्यों आर्टिकल 12 की क्यों करेगा? फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। अब स्टेट है कौन, आपको पहले वो पता होना चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन कहां पर मिलेगी? आर्टिकल 12 के अंदर। तो वैसे ही यहां पर जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये किसके लिए है? स्टेट की पॉलिसी के लिए। तो स्टेट है कौन? तो सेम जो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट है वो आपको आर्टिकल 36 के अंदर देखने को मिलेगा। तो सिमिलर है ये। नाउ इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 ये कहता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, जो फंडामेंटल है फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये बेसिकली नॉन जस्टिसिएबल है और नॉन लीगली इन्फोर्सिएबल है। यानी कि अगर इनका कोई भी वॉयलेशन होता है, डीपीएसपी का कोई भी वॉयलेशन होता है, तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया मेरा जो है राइट है था ये वॉयलेट हो गया, अब मुझे इसके लिए जस्टिस चाहिए। तो इसके लिए आप कोई जस्टिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और जब आप इसके लिए जस्टिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते उसको लीगली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। ठीक है,
कब तक नहीं कराया जा सकता? जब तक ये डीपीएसपी एक फंडामेंटल राइट ना बन जाए। ठीक है, जब तक ये डीपीएसपी एक फंडामेंटल राइट ना बन जाए तब तक ये नॉन जस्टिसेबल और नॉट लीगली इन्फोर्सेबल है। ओके, याद रखिएगा। नाउ इंडिया को हम वेलफेयर स्टेट भी कहते हैं, तो वेलफेयर स्टेट कहां से आपको पता चलता है? वो डीपीएसपी और प्रियम्बल से पता चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, डीपीएसपी और प्रियम्बल से पता चलता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? कि जहां पर स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। आपने देखा होगा कि बीमार हो जाते, जैसे कोविड का टाइम आया तो हर कोई वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकता था, किसने वैक्सीन लगाई थी आपको? सरकार ने। तो अगर कोई गरीब है, राशन नहीं ले पाता, खरीद नहीं पाता, तो राशन कौन दे रहा है आपको सस्ते रेट में? सरकार दे रही है। तो ये आपका, चाहे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, तो वो सारी की चीजें कौन प्रोवाइड करा रहा है? स्टेट प्रोवाइड करा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। ठीक है, नाउ एक चीज याद रखना कि डीपीएसपी डू नॉट पुट एनी लिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। जो फंडामेंटल राइट्स है वो जो है आपका, वो आपके स्टेट पर लिमिटेशन लगाता है। वो ये कहता है कि स्टेट जब भी कोई कानून बनाएगा तो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट नहीं करेगा। और स्टेट के 3 ऑर्गन है, मैंने बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वोलेट नहीं कर सकता, लेकिन डीपीएसपी ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं लगाता। ठीक है, तो लेजिस्लेचर डीपीएसपी के अंदर जो भी चीज मेंशन है, किसी भी चीज पर कानून बना सकता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, कानून बना सकते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है यहां पर। ट्विस्ट क्या है कि आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ना इंदिरा गांधी का जुडिशियरी के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट था क्यों? देखिए, ये स्टार्ट हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, जिसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, शंकरी प्रसाद का केस आया था, फिर उसके बाद सज्जन सिंह का आया था, फिर उसके बाद गोलकनाथ, फिर केशवनंद भारती केस का जजमेंट आया था। तो ये जो सब जजमेंट आए थे उसका रीजन क्या था? कि अगर आप कोई भी डीपीएसपी की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो जाएगा। और अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तो इससे रिलेटेड क्या होगा? सीधा कोर्ट में केस हो जाएगा, फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया तो इस वजह से यहां पर बहुत ज्यादा टसल था। केटी साहा जो है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे, इन्होंने बोला डीपीएसपी इज ए चेक पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। यानी कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की कन्वीनियंस पे पे होता है। अब बैंक की कन्वीनियंस पे क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आप जो है आपके खाते में मान लीजिए 1 लाख रुपए है, आपने किसी को चेक काट के दे दिया, तो भैया बैंक को देना पड़ेगा पैसा। लेकिन यहां पर बैंक अगर बोले कि अपनी मर्जी से कि हमारी मर्जी, हम तो नहीं दे रहे अभी पैसा, तो ये वो वाली कंडीशन की बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों है डीपीएसपी? तो डीपीएसपी आप तभी इंफोर्स कर सकते हो जब रिसोर्सेज अवेलेबल हो या सोसाइटी उस जो डीपीएसपी से रिलेटेड कानून बनाएंगे उसके लिए रेडी हो। टेक द एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर अभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको इंडिया में बहुत जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले। ठीक है, तो वो वाली चीजें। अब मैं बात करूंगा कि ये जो आर्टिकल्स है ना, हम थोड़ा सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उससे हमने आर्टिकल 39F लेके आए थे। अब F को समझने से पहले हम कुछ और भी समझेंगे। अब 39 से पहले एक और आर्टिकल मैं बता दूं, 36 हो गया हमारा, 37 हो गया, 38 बात करता है कि डीपीएसपी जो है हमारा वो जस्टिस की बात करता है। कौन सा जस्टिस? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो आप हमेशा याद रखेंगे, आपसे अगर पूछ ले कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो प्रियम्बल है हमारा, प्रियम्बल के अंदर जस्टिस मेंशन है, और ये जस्टिस हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ये हमने किया है रशियन रेवोल्यूशन से। लेकिन जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये आपको कहां मेंशन मिलेगा? ये डिट्टो का डिट्टो मिलेगा आर्टिकल 38 के अंदर। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 38 के बाद आर्टिकल 39 आएगा। हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से एक आर्टिकल इंसर्ट किया था, आर्टिकल 39F। आर्टिकल 39F क्या कहता है? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों का जो भी, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करेंगे जिससे बच्चों का एक हेल्दी डेवलपमेंट हो। ठीक है, लेकिन एफ तक जाने से पहले मैं आपको बता दूं ए में क्या मेंशन है। ए कहता है कि सिटीजन्स, मैन एंड वुमेन, इक्वल मीन्स ऑफ लिवलीहुड। यानी कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कराएंगे जहां पर जो भी सिटीजन है, चाहे वो मैन है, वुमेन है, उन सबको क्या मिले? इक्वल मीन्स ऑफ लिवलीहुड मिले। आपने एग्जांपल लीजिए कि अगर आर्मी में एक मैन सर्व कर सकता है तो वुमेन भी कर सकती है। ठीक है,
तो यहां पर वुमेन को इक्वल स्टेटस देना इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। जितना हक आदमियों का होना चाहिए कमाने का, उतना ही वुमेन का, उतना ही औरतों का होना चाहिए। ये आर्टिकल उसकी बात करता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपना लिवलीहुड कमाएंगे ना। ठीक है। अब इसका यूज कर सकते हैं आप एसए लिख रहे हैं, आप कोई भी जीएस का आंसर लिख रहे हैं, तो इस तरीके से यहां पे पूरा डीपीएसपी के बहुत सारे जो है आपको आर्टिकल यूज कर सकते हैं कोट करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें दी गई है। ठीक है। सेकंड आपका 39B क्या कहता है? ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मेटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। यानी कि ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। आपको रिसोर्सेज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जहां पर सभी के लिए आए। अब मान लीजिए क्या होता है, अगर आप हर व्यक्ति से इक्वल रेट ऑफ टैक्स लेंगे तो ये तो बहुत गलत है ना। अमीर तो ज्यादा कमा रहे, गरीब कम कमा रहे, तो गरीब से ज्यादा टैक्स क्यों ले? तो जो जितना कमाता है उसके हिसाब से टैक्स लिया जाता है, तो ये क्या इक्वल। और फिर उसके बाद जो अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है फिर वो गरीबों में बांट दिया जाता है स्कीम के थ्रू, बहुत सारी चीजों के थ्रू। आप देख लीजिए कि अगर अमीर खाना अफोर्ड कर सकता है तो गरीबों को भी खाना अफोर्ड करने के लिए अपने राशन कार्ड वगैरह दे दिया, पीडीएस सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। फिर सी क्या बात करता है 39 के अंदर? इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस इकोनॉमिक सिस्टम से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंबानी के पास ही पूरी इंडिया की या अडानी के पास पूरी इंडिया की वेल्थ आ जाए। नहीं, आपको ऐसा सिस्टम जनरेट करना है कि वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। तो हमने क्या काम किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन से ज्यादा टैक्स लेते हैं, गरीबों से कम टैक्स लेते हैं। ठीक है। तो फिर उसको हम रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक तरीके से, वेलफेयर स्कीम एंड ऑल। तो यहां पर गवर्नमेंट जब चाहे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिए कानून ला सकती है। कल को कह सकती है कि आज से अंबानी अडानी की जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सिर्फ वो दो नहीं है, सबकी प्रॉपर्टी जो है अब सरकार की होगी, सरकार सब में बांटेगी। ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है ये 39D। 39D कहता है इक्वल पे इज, बेसिकली इक्वल पे की बात करता है 39D। और इक्वल पे आपका जो है एक फंडामेंटल राइट भी बन चुका है। ठीक है। इक्वल 39 का डी जो है वो बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यानी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अगर एक लड़की को आप जो सैलरी, एक लड़के को जो सैलरी दे रहे हैं एक लड़की को भी वही सैलरी देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, ठीक है, तो चाहे एक फीमेल ऑफिसर हो या मेल ऑफिसर हो, दोनों की सैलरी सेम है। ठीक है। तो यहां पर ये आपका इक्वल पे जो हो गया एक तरीके का फंडामेंटल राइट बन चुका है। ये फंडामेंटल राइट कैसे बना है? एक केस था आपका रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था कि ये जो है इक्वल पे, ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है प्रियम्बल के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल के अंदर कैसे है? क्योंकि ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, और आर्टिकल 16 की आप जब भी पब्लिक इंप्लॉयमेंट देंगे तब जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इस वजह से ये आपका क्या है, एक तरीके का फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है। ई क्या कहता है? हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मैन, वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड। ठीक है। ये उन सब की बात करता है कि जो वर्कर हैं, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, उनकी हेल्थ के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो बच्चा है, क्योंकि आपने देखा है ना बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, बहुत सारी जगह वहां बच्चे भी होते हैं। ठीक है। तो उनकी भी हेल्थ का ध्यान देना है। तो वो आपका सेक्शन 39E डील करता है। और सेक्शन 39F मैंने आपको बता दिया कि ये इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। और क्या आया था? 39A। ठीक है। अब याद रखना, जहां पर भी आर्टिकल ऐसे लिखा हो 39A, ये समझ लेना कि आर्टिकल 39 का क्लोज ए है। लेकिन कहीं पर 39A लिखा है तो ये एक सेपरेट आर्टिकल है, ये एक नया आर्टिकल है। ठीक है। तो ये एक नया आर्टिकल डाला गया था 39A। ये कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ये कह रहा है कि हमें इक्वल जस्टिस देना है। देखिए आज के टाइम पर क्या होता है कि अगर आपको न्याय पाना है, आप कोर्ट में क्या काम करते हो? अगर केस हो जाता है, आप तो हायर से हायर, बड़ा सा बड़ा वकील हायर करने की कोशिश करते हो। अब बड़ा सा बड़ा वकील क्या होगा भाई? बहुत महंगी फीस चार्ज करेगा। तो यहां पर क्या गरीब पे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अगर वो जेल में चला जाता है, कोर्ट में पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो वो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आ पा रहा क्योंकि उसके पास वकील नहीं है। तो इस वजह से यहां पर एक चीज लेके आई है आप जो है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ठीक है, फॉर द पुअर। और इसके बाद एक एक्ट आया था, नालसा एक्ट। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस एक्ट। ठीक है, नालसा एक्ट आया था।
तो ये जो नालसा एक्ट है इसके जरिए क्या होता है, बेसिकली आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, आप वहां पर उनका एक सेल होगा फ्री लीगल एड का, वहां पर जाइए, बोलिए कि मैं गरीब आदमी हूं और मेरे को वकील चाहिए, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट वकील दे देंगे, आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल की वजह से। नाउ आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 43 ए क्या कहता है, ये भी आपका नया इंसर्ट किया गया था। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी इंप्लॉयज हैं, जो वर्कर हैं, वो पार्टिसिपेट करे किसमें? इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में। आपने देखा होगा कि कंपनियों में क्या करते हैं, हड़ताल करके बैठ जाते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में हड़ताल कर रहे हो ना, तो वो उस कंपनी का फंड टैक्स पेयर के पैसे से नहीं आ रहा, उसका खुद का फंड होता है, चाहे बैंक से लोन लिया हो। तो क्या होता है, फिर वो बिजनेस बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, और इस तरीके से करके बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाती है, बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो यहां पर वो इसी चीज को कह रहा है कि ये जो वर्कर है ये पार्टिसिपेट करे मैनेजमेंट के अंदर, ताकि वहां पर अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो दोनों के लिए अच्छा होगा, कंपनी के लिए भी अच्छा होगा और वर्कर के लिए भी अच्छा होगा। नाउ एक आर्टिकल 48 ए इंसर्ट किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। यह कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर मेंशन है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन है, सेम, मतलब एग्जैक्ट लाइन नहीं है बट इसी से रिलेटेड कुछ और मेंशन है, वो हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फंडामेंटल राइट्स में है या डीपीएसपी में, तो इस वजह से। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। उससे आर्टिकल 38 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 38 में कहा गया था कि रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम। स्टेट ये इंश्योर करे कि लोगों की जो आय है, इनकम जो है, उसमें इनइक्वालिटीज जो हो वो बहुत कम हो जाए। ठीक है, इनकम है, चाहे वो स्टेटस है, चाहे वो फैसिलिटीज है, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज है। तो बेसिकली 38 किसकी बात कर रहा है? मैंने आपको पहले बताया ना 38 का, तो जस्टिस की बात कर रहा है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, और ये मिनिमाइज करने की बात करता है इनकम इनइक्वालिटीज की। ठीक है, तो याद रखिएगा 38 के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ था 44 से। नाउ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपका 2002 में आया था। ये अकेला अमेंडमेंट ऐसा है जिसने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड आपका फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों पार्ट के अंदर अमेंडमेंट किया था। इसमें अमेंडमेंट किया था पार्ट, ये आपका आर्टिकल 45 के अंदर, द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, याद रखना। फंडामेंटल राइट्स में क्या था? 6 से लेके 14, ड्यूटीज में भी क्या है? 6 से लेके 14, लेकिन डीपीएसपी में क्या है कि 6 ईयर तक, 6 साल तक। ठीक है, ये ओके। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इससे एक नया आर्टिकल आया था, आर्टिकल 43 बी। ये नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था। ये कहता है इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड ये अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, फिर आपका आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। इसमें हुआ क्या था कि देखिए, नेहरू की डेथ हुई 1964 में, उसके बाद 1964 में प्राइम मिनिस्टर कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री। उनकी भी डेथ होगी 1966 में। 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है। अब होता क्या है कि इससे पहले जो है बहुत सारे केसेस थे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपका शंकरी प्रसाद का केस था, ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेशन को लेकर था। तो यहां पर इस केस में कोर्ट ने ये बोला, शंकरी प्रसाद के केस में, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। फिर सज्जन सिंह का केस आया, सज्जन सिंह के केस में सिमिलर चीज बोली। लेकिन एक केस आता है, एक जजमेंट आता है 1967 के अराउंड, ठीक है, गोलकनाथ का। गोलकनाथ के केस में ये कह देते हैं कि भाई आप जो है, ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो लेकिन फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या किया, पार्लियामेंट की जो पावर है उस पर लिमिटेशन लगा दी। और मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर आप कोई भी डीपीएसपी की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करोगे तो कहीं ना किसी का फंडामेंटल राइट वोलेट होगा। तो इस वजह से यहां पर अब 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। अब इंदिरा गांधी ने क्या काम किया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने क्या काम किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और यहां पर ये जो गोलकनाथ केस का जजमेंट आया था इसको बदल दिया। अमेंडमेंट से यह कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की।
फिर एक 25th अमेंडमेंट किया, एक 29th अमेंडमेंट किया, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा अमेंडमेंट। तो इन सबको अमेंडमेंट करने के बाद यहां पर अपने आप को यानी कि पार्लियामेंट को पावर दे दी। अब इस पावर के बाद क्या हुआ, फिर एक नया जजमेंट आता है केशवनंद भारती केस का, और वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आ जाती है, वो भी मैं अभी आपको जब अमेंडमेंट वाला चैप्टर आएगा वहां एक्सप्लेन करूंगा। तो मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा ये था कि जो डीपीएसपी है, यहां पर यह कहा गया कि डीपीएसपी जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पुट करता है आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, 19 एंड 31 सी में। और ये 31 सी आया कहां से था, ये आया था आपका 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। और ये कब बोला गया कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डालता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और केस आता है, वो बाद में आता है, मिनेर्वा मिल का केस आता है। यहां पर कहा जाता है कि प्रेफरेंस ओनली गिवन टू डीपीएसपी मेंशन्ड इन आर्टिकल 39B 39C ओवर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 14 एंड 19। इसका पूरा मुद्दा ये था कि यहां पर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखेंगे या डीपीएसपी को ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो जाते हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखेंगे तो हम कभी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर यह वाला मुद्दा था। जो आपके अलग अलग केसेस आए हैं, खासकर केशवनंद भारती का केस आया है, फिर अदर केसेस आए हैं। तो एक केस ऐसा आया था जहां पर यह बोला गया कि ये दोनों क्या हैं, दोनों जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड ऑन बेडरॉक बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। एक जगह पर यहां कहा गया कि कोई किसी से ऊपर नहीं है, दोनों एक साथ है, लेकिन हम अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो डीपीएसपी में मेंशन है और वो एक लार्जर सोसाइटी को हेल्प कर रही है, तो वहां पर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 को वॉयलेट किया जा सकता है। तभी हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये लिखा हुआ ना, देखो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, डीपीएसपी पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 31C, ठीक है, याद रखिएगा। 31C क्या, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 19 क्या, फ्रीडम से रिलेटेड है, 14 क्या, इक्वालिटी से रिलेटेड है, ओके, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको आर्टिकल 36 बता दिया कि स्टेट के बारे में बात करता है, 37 मैंने आपको बता दिया कि ये कहता है कि नॉन जस्टिसेबल है, आप इसके वॉयलेशन के लिए जस्टिस मांगने नहीं जा सकते कोर्ट में। 38 में मैंने आपको बताया कि ये बात करता है तीन तरीके के जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, ठीक है। आपका फिर 39 है, 39 में आपका क्या आता है, 39 में आपके 6 मेन फीचर्स है जो मैंने आपको यहां पर ये बता दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, डी वाला, तो याद रखिएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नया सब सेक्शन डाला गया था, 39 का क्लोज 5 वो सॉरी क्लोज एफ डाला गया था, ठीक है, तो ये याद रखना। नाउ अब बात करते हैं आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये कहता है कि देयर शुड बी अ विलेज पंचायत। देखिए गांधी और कार्ल मार्क्स और गांधी में क्या कॉमन है, कार्ल मार्क्स और गांधी में ये कॉमन है कि दोनों ही स्टेट के अगेंस्ट थे, ये चाहते ही नहीं थे स्टेट हो, ठीक है। तो ये गांधी क्या चाहते थे, कार्ल मार्क्स चाहते थे कि कम्युनिटी हो, और गांधी क्या चाहते थे, विलेज हो, पंचायत हो। तो पंचायत लाइक कम्युनिटी एक तरीके की, लेकिन इसमें बहुत डिमेरिट थे। अगर ऐसा होता, स्टेट ना होता, तो आज भी ऐसा हो सकता था कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज चल रही होती, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हर पंचायत अपने अपने अलग अलग कानून बनाते। आज भी ऐसा होता कि वेस्टर्न यूपी में बहुत सारी पंचायत ऐसी है जो लड़कियों को बाहर पढ़ने लिखने ना दिया जाता, उनको जीन्स पहनने ना दिया जाता, बहुत सारी चीजें हो सकती है। जहां पे स्टेट है तो वो एक कॉमन लॉ बनाएगा सबके लिए, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद इसी आर्टिकल का यूज कर आपको पता होगा 73rd अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था आपको, पंचायत राज सिस्टम, ठीक है। फिर आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 का बात करता है आपका राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। राइट टू वर्क में आपने देखा होगा मनरेगा, अब मनरेगा का नाम बदलकर क्या हो गया, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या चेंजेस आए हैं। राइट टू एजुकेशन, ठीक है, वो भी बात करता था, तो आर्टिकल 21A में आ गया। फिर आपका पब्लिक असिस्टेंस की बात आती है। पब्लिक असिस्टेंस में क्या हो गया, आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह जो मिलती है, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं उनको अलग असिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों की बात कर रहा है पब्लिक असिस्टेंस की, ठीक है। नाउ आर्टिकल 42 ये बात करता है आपकी ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की। अब मैटरनिटी रिलीफ भी यहीं से आया है। ये कह रहा है कि
जहां पर भी आप काम कर रहे हो वहां पे ह्यूमन कंडीशन हो, यानी कि ऐसा हो कि इंसान काम कर सके। ऐसा नहीं है नाले में बैठा के काम कर रहे हो, कचरे में बैठा के काम करा रहे हो। और वहां पर मैटरनिटी रिलीफ भी होना चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ किसको मिलेगा? ज्यादातर मिलता है वुमेन को, ठीक है। आदमी को भी मिल सकता है, उसको हम पेटर्निटी लीव कहते हैं, ठीक है, बच्चों की चाइल्ड केयर वगैरह के लिए। लेकिन इंडिया में ज्यादा उस पर हम फोकस नहीं करते, सबसे मेन है हमारा मेटर्निटी रिलीफ। कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी क्या रूल है मेटर्निटी रिलीफ का इंडिया के अंदर। फिर आपका आर्टिकल 43 ये बात करता है लिविंग वेज डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क। तो आपका जो राइट, आपका जो वो है मिनिमम वेज एक्ट है, ठीक है, ये सारे एक्ट है, ये किससे आए हैं? आर्टिकल 43 की पावर से आए। फिर आपका आर्टिकल 44 ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। अभी आप बताओ कौन सा स्टेट है जहां पर पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया गया है, और कौन सा इंडिया का स्टेट था जहां पर आजादी से पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, दोनों ही बताओ। फिर आर्टिकल 46 देखो, आर्टिकल 44 समझो, अगर आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करती है ना गवर्नमेंट, तो यहां पर उनके राइट टू रिलीजन का वोलेशन हो जाएगा, ठीक है, उनके राइट टू रिलीजन का वोलेशन हो जाएगा आर्टिकल 25 से। बेसिकली आर्टिकल 25 का वोलेशन हो जाएगा, 25 का, 26 का, 27, 28, ठीक है, क्योंकि 25 से 28 आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर आप डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स पे क्या जाएगा? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो याद रखिएगा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी वहां पर। आर्टिकल 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर एससीज, एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन। ओके, इनके लिए भी काफी स्कीम है। आर्टिकल 47 करता है इंप्रूव न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोई भी स्कीम आती है तो वो यहां से आती है। फिर आर्टिकल 49 ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा ताजमहल वगैरह, इन सब की जो प्रोटेक्शन की पावर है, जो डायरेक्शन है, वो यहां से मिलती है। आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है पीवाईक्यू में। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहनी चाहिए जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जुडिशियरी के अंदर, वरना जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? ये कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी फॉरेन डेलीगेट इंडिया में आया है, या फिर मान लीजिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी थ्रेट हो, ठीक है, तो वो प्रमोट करना है। तो बहुत सारी स्कीम है जिसकी पावर यहां से मिलती है। ऑलराइट, नाउ अब बात करता हूं, देखो याद रखना आर्टिकल 51 जो है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी पावर बेसिकली यहीं से आती है, आर्टिकल 51 से। अब बात करता हूं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल, मैंने बताया ना कि ये पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट, ये सॉरी डीपीएसपी 3 पार्ट में डिवाइड है। सोशलिस्ट है आपका, गांधीयन है, और आपका इंटेलेक्चुअल लिबरल है। तो सोशलिस्ट में कौन कौन सा आ गया? आर्टिकल 38 ये बात करता है प्रमोट सोशल वेलफेयर, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज, ठीक है। आर्टिकल 39 में आ गया एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39 ए बात करता है फ्री लीगल एड की। आर्टिकल 41 बात करता है आपका कि सिटीजन्स को कुछ चीजें प्रोवाइड करानी है, जैसे कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिजीज एंड जितनी भी डिसेबिलिटीज है इन सब में, ठीक है, सर्टेन केसेस लिखा हुआ है ना, तो वो सब चीजें। नाउ 42 बात करता है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। फिर मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। 43 बात करता है आपका कि सिक्योर फॉर वर्कर्स अ लिविंग वेज, प्रॉपर कंडीशन ऑफ वर्क, इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। 43 ए बात करता है आपका जो मैनेजमेंट है बेसिकली किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। 47 बात करता है आपका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो ये सारे आर्टिकल क्या गांधीयन प्रिंसिपल के हैं, सॉरी सोशलिस्ट प्रिंसिपल के हैं। अब बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल की। गांधीयन प्रिंसिपल का क्या क्या है आपका? जैसे आपका सब स्टार्ट होता है ये आर्टिकल 40 से, ये कहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत होना चाहिए, कि यानी कि जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नेंस में, किसके गवर्नेंस में? कंट्री के गवर्नेंस में लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 43 बात करता है कि अ लिविंग वेज, अ प्रॉपर कंडीशन ऑफ वर्क, इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये बेसिकली आपको दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे भी 43, यहाँ पे भी 43। ये गांधीयन प्रिंसिपल भी है और सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी है, ठीक है। फिर 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पर आपको ये 43 ए था, ठीक है, और यहाँ पर ये 43 बी है। 43 ए जो है वो बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है गांधीयन प्रिंसिपल 43 बी, ठीक है। नाउ 46 बात करता है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, उनको प्रोटेक्ट करना है, सोशल जस्टिस देना है, उनका एक्सप्लोटेशन ना हो, ये सब।
47 लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, यहां पर भी 47 है। फिर 48 है ऑर्गेनाइज आपका एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस, और प्रोहिबिट करता है स्लोटर ऑफ काउ, काउ का जो स्लोटर है वो बैन करता है। कौन सा प्रिंसिपल? गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, अब बात करते हैं लिबरल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कहते हैं एलआईपी। ठीक है, इसमें आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि भैया इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर किसी के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि कैसे गवर्न करते हैं। दो तरीके के कोड होते हैं, क्रिमिनल कोड होता है, एक सिविल कोड होता है। क्रिमिनल कोड का मतलब ये जहां पे आपने कोई क्राइम किया है, सिविल कोड का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मैरिज डिस्प्यूट, ये सारे के सारे सिविल कोड आते हैं। अब प्रॉपर्टी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी सब सिविल में आता है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारा यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है, आज के टाइम में ऐसा नहीं होता कि मुस्लिमों को अलग तरीके से सजा दी जाए, हिंदुओं को अलग, हमें सबको एक समान दी जाती है। अब बात हो रही है सिविल कोड लाने की। ठीक है, अब ये उस टाइम पर इसलिए नहीं लाए थे क्योंकि उस टाइम पर इंडिया का पार्टीशन हुआ था, और पार्टीशन जो है रिलीजन के बेस पर हुआ था, तो उस वक्त हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाए थे। फिर आर्टिकल 45 कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपकी बात करता है कि ये आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस, प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस, अगेन ये आपको गांधीयन प्रिंसिपल में भी मिलेगा। 48 बात करता है प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंट। ठीक है, और इंप्रूव एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की। 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी की, एंड 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सब आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। अब आपको कैसे याद रखना है? देखिए, आपको याद रखना है मेंस के लिए, एसए के लिए। ठीक है, एसए में आप इन सब का यूज कर सकते हैं जब आप एसए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन है, मेंस में भी बहुत जगह यूज होता है, क्योंकि अलग अलग स्कीम, अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो चाहे कोई भी हो, वहां पर एक आंसर राइटिंग में बेस बनाता है, स्ट्रॉन्ग वो बनाता है, फाउंडेशन बनाता है। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा आप ये याद रख सकते हैं कि कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। आप ये भी याद रखना है आपको कि कौन से अमेंडमेंट से क्या चीजें बदली थी, 42 से क्या हुआ, 97 से क्या हुआ, तो ये सब आपको याद रखना है इसके अंदर। हमारा डीपीएसपी है, हमारा कंप्लीट होता है। ऑलराइट, जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और ये पूरी की पूरी सीरीज आपको मिलेगी, तो सीरीज को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।